नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सीएम आज आपको बता दें कि आज सीएम रोहतक दौरे पर रहे, जहां जन समस्याओं की सुनवाई के दौरान उनका सख्त रूप देखने को मिला। दूसरी खबर हरियाणा रोडवेज के बस चालक की दादागिरी के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही की है। और तीसरी खबर डेंगू की है। कोरोना के बाद अब डेंगू का डंक जानलेवा साबित हो रहा है। प्रदेश में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। और चौथी खबर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर मचे महाभारत को लेकर है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, दिन की ये 4 बड़ी खबरें। पहली खबर, सीएम ने सुनी समस्याएं और आपको बता दें सीएम ने 70 लोगों की पेंशन तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए हैं। ये दूसरी खबर आप देख रहे हैं, बस ड्राइवर और पुलिस में झड़प हुई। साथ ही साथ तीसरी खबर, जहां पर लगातार जिस तरीके से शिक्षक और छात्र परेशान हो रहे हैं, चलिए सबसे पहले रुक करेंगे पहली बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रोहतक दौरा था, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। साथ ही कुछ समस्याओं का तत्काल प्रभाव से समाधान किया गया। सबसे पहले सीएम के सामने बुजुर्गों की पेंशन का मामला सामने आया। 70 लोगों की पेंशन बहाल तुरंत की गई और शेष बचे हुए लोगों की पेंशन शाम तक आने की सांत्वना दी। वहीं जन समस्याएं सुनने के दौरान मुख्यमंत्री की सख्ती भी देखने को मिली। खरक जाटान गांव के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से पंचों को मिलने वाले मानदेय में गड़बड़ी की शिकायत की थी, जिसको लेकर सीएम ने लाखन माजरा खंड के तत्कालीन ग्राम सचिव अमित कुमार को निलंबित करने का आदेश दे दिया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रोहतक से ग्राम सचिव को सस्पेंड किया। सीएम मनोहर लाल का ये सख्त रूप भी देखने को मिला। साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने समस्याएं भी सुनी, लोगों की समस्याएं सुनी और 70 लोगों की पेंशन तुरंत बहाल करने के निर्देश भी दिए। चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा रोडवेज के बस चालक की दादागिरी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। गुरुग्राम के राजीव चौक पर खड़ी बस का पुलिस ने चालान काट दिया। वहीं पुलिस और रोडवेज कर्मी के बीच आधे घंटे तक नोकझोंक चलती रही। बस हरियाणा रोडवेज के रेवाड़ी डिपो की थी। बस चालक ने 80 परमिट या लाइसेंस नहीं होने का हवाला दिया। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज की गाड़ियां नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर दौड़ रही हैं। तो रोडवेज बस चालक के खिलाफ कार्रवाई। 20 सड़क पर खड़ी बस का चालान किया गया। दादागिरी बस चालक की देखी जा रही थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरुग्राम से। पुलिस और रोडवेज कर्मी के बीच इस बीच झड़प भी देखने को मिली। सर हम सुबह आगे से पीक आवर टाइम होता है, उसमें सारे खड़े रहते हैं और रश ज्यादा होता है ट्रैफिक का, इसलिए जो इन्होंने बीच में ही रोक दिया गया। इसलिए मैंने कंडक्टर को कहा भी भाई प्लीज आप आगे लीजिए, बोलो सर हम नहीं लेंगे, आगे वाले हटाएंगे। मैंने रिक्वेस्ट की भी, वो चालान हो जाएगा। तो कंडक्टर ने ये कहा, बोलो सर कर दो, चालान कर दो आप। फिर मैं आया सर, उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने जो है फिर ये कर दिया विदाउट नंबर प्लेट और रॉन्ग पार्किंग का। सर मैंने चालान किया। सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुरुग्राम से ब्यूरो हेड लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? रोडवेज में बस चालक जो है उनका यहां पर उत्पात देखने को मिला, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली। क्या कुछ पूरा मामला? वाक्य है, समय सुबह करीब 9 बजे का वक्त रहा होगा, जब रेवाड़ी डिपो की ये बस थी जो दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही थी। और जो राजीव चौक है अमूमन आज ड्यूटी आवर होता है और वहाँ सबसे ज्यादा जाम की स्थिति होती है, जिसको देखते हुए पुलिस कर्मियों की वहाँ तैनाती होती है और पुलिस अमूमन जाम हटाने की पुरजोर कोशिश करती है। उसी दौरान बस जो थी वो बीच में वहाँ रोड पे खड़ी थी और बीचों बीच खड़ी थी। हालांकि वो स्टैंड जो आगे है लेकिन स्टैंड से पहले ही खड़ी थी और वहाँ पे जाम की समस्या लगी हुई थी। जिसके बाद पुलिस कर्मी वहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद
वो जाम हटाने की कोशिश कर रहे थे। उस दौरान जो हरियाणा रोडवेज के चालक और कंडक्टर हैं उनके साथ उनकी झड़प हुई, काफी देर तक नोक-झोंक चलते रहा, जिसके बाद हम लोग भी पहुंचे और जैसे ही कैमरा ऑन किया तो पुलिसकर्मी ने उसके बाद पूछना शुरू किया और बस चालक से उनके डॉक्यूमेंट मांगने शुरू किए, जिस पर जो बस चालक थे, कंडक्टर थे, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया और उसके बाद पुलिस ने उसका चालान किया। हालांकि चालान की बात सुनते ही जो कंडक्टर था वो वहां से फरार हो गया और जो यात्री थे, 30 से ज्यादा यात्री थे और उस वक्त यात्रियों के लिए समस्या सबसे बड़ी ये बन गई कि अब वो जाए तो जाए कहाँ। हालांकि ड्राइवर उस वक्त मौजूद था, उसके पास न कोई परमिट था, ना ही कोई आरसी या फिर वैलिड लाइसेंस उसने वहां दिखाया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे चालान किया, आला अधिकारियों से बातचीत हुई और उसके बाद उस बस का चालान किया गया। लेकिन इस चालान के बाद जो इस पशुपेश की स्थिति में जो एक तरफ जो बस चालक और कंडक्टर थे वो अटे हुए थे और दूसरी तरफ जो पुलिसकर्मी थे वो अटे हुए थे और इस नोक-झोंक के बीच में सबसे ज्यादा यात्रियों को पीछना पड़ा था। हालांकि दूसरी बस आई और उसमें उन यात्रियों को बैठाया गया, भेजने की कोशिश की गई और बाद में चालान के बाद उस बस को छोड़ा गया। जी बिल्कुल। सुशील, आप क्योंकि फील्ड पर रहते हैं, ये मामला सिर्फ यहाँ देखने को मिला है या फिर अमूमन इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं? बस ड्राइवर जो हैं उनकी दादागिरी देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार शिकायतें आई हैं, कई बार जो पैसेंजर्स हैं उनकी तरफ से भी कई बार शिकायतें देखने को मिली है। निश्चित तौर पर देखिए, अमूमन हमने हरियाणा रोडवेज के साथ ऐसा देखा है कि घटनाएं होती रहती है। जब रोडवेज का चालक या तो गाड़ी चलाते हुए ड्राइविंग करते हैं, उस वक्त मोबाइल पे बात करते हैं या फिर तमाम तरह की खामियां नजर आती है। इस बार जो कैमरे पर दिखा, मैं उसकी बात करूं तो उसके मुताबिक निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो रोडवेज है, रोडवेज के अधिकारी हैं, वो उनकी लापरवाही जरूर सामने आई है। मैं खुद वहां मौके पर जो गुरुग्राम रोडवेज की डीएम है बात करने की कोशिश की, कई बार उनको कॉल किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बाद में किसी दूसरे अधिकारी को कहा तो उन्होंने पूरे माजरे के बारे में जो मुझे बताया वो जानकर मैं हैरान रह गया, दंग रह गया। उन्होंने बताया कि जो बस है वो बस लीड पर ली हुई है और इस बस का जो चालक है वो चालक प्राइवेट है। ये बस भी प्राइवेट प्लेयर की है, प्राइवेट व्यक्ति की है और लीड पर दी गई है और इसमें कंडक्टर जो है वो केवल हरियाणा रोडवेज का है और यही वजह था कि कंडक्टर वहां से फरार हो गया और बस को वहां पुलिस ने उसका चालान किया। ऐसी लापरवाही की घटनाएं इस तरह के तमाम आती है, लेकिन परिवहन विभाग इन पर कोई अंकुश नहीं लगाता और यही वजह है कि आज सड़कों पर देखिए तो रोडवेज से ज्यादा प्राइवेट बसेज हैं और उसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो रोडवेज कर्मियों का कंडक्ट है, उनकी बातचीत का तरीका है या उन पर लोग भरोसा, यात्री ज्यादा भरोसा नहीं करते और यही वजह है कि रोडवेज है, रोडवेज का संबंध यात्रियों के साथ दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। बिल्कुल। और सुशील, इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रहनी चाहिए ताकि जो प्राइवेट बस चालक है उनकी दादागिरी देखने को ना मिले और एक तरीका होता है, सिस्टमैटिक तरीके से चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बात की जाए अगर चालान की, सुशील, तो कितने का चालान यहां पर काटा गया, बहुत जरूरी है ये जानना ताकि जो अन्य बस ड्राइवर है उनको भी सीख मिले कि अगर इस तरह की दादागिरी उन्होंने दिखाई तो उनके साथ भी इसी तरह की कार्रवाई होगी। देखिए, मैं विटनेस हूँ इस घटना का, वहां मौजूद था ऑन कैमरा और वहां जो कुछ मैंने देखा, ड्राइवर के पास ना तो कोई वैलिड लाइसेंस था, वो लाइसेंस का फोटो कॉपी दिखा रहा था, ओरिजिनल लाइसेंस उसके पास नहीं था। बस के जो आगे नंबर होते हैं उस पर भी एक लोहे का वो लगाया हुआ था जिससे वो नंबर पढ़ा नहीं जा रहा था और ऐसा हम कहें कि वो नंबर प्लेट नहीं बराबर था। दूसरी तरफ बस की ना आरसी थी, ना परमिट था और तमाम तरह की खामियां थी। लेकिन स्थिति यह थी कि जितने यात्री थे उनको परेशानी हो रही थी, दिल्ली से चढ़े थे जयपुर के लिए और उनके साथ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो बस का केवल 1000 रुपए का रॉन्ग पार्किंग का चालान पुलिस ने दिया और बाकी बस को जाने दिया। लेकिन इस 1000 के चालान के लिए भी घंटों का मशक्कत करना पड़ा और जो कंडक्ट दिखाया गया रोडवेज की तरफ से या पुलिस कर्मियों के बीच, इन दोनों के बीच कहीं न कहीं यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका सुशील तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। कोरोना के बाद अब डेंगू का डंक जानलेवा साबित हो रहा है। प्रदेश में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। हरियाणा के कुछ जिलों में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि हिसार जिले में डेंगू के 3 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब 62 केस मिले, इनमें से 13 सक्रिय हैं। अगर बात भिवानी जिले की करें तो 5 मामले सामने आए हैं।
हिसार में अभी तक एक डेंगू का मरीज की मौत हो चुकी है। हिसार के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खत्रेजा ने बताया कि अभी तक 898 डेंगू आशंकित लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 62 लोगों में डेंगू का संक्रमण मिला है। 48 व्यक्ति डेंगू में से रिकवर हो चुके हैं। फिलहाल जिले में 13 डेंगू के सक्रिय मरीज हैं, जिसमें से एक मरीज की मौत भी हो गई है। तो वहीं फतेहाबाद में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए हैं, जहां 24 घंटे डेंगू से संबंधित जानकारी ली जा सकती है। डेंगू के मरीजों के उपचार के लिए 38 बेड आरक्षित किए गए हैं। नागरिक अस्पताल में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, ताकि जो मरीज हैं आने वाले उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो डेंगू का डंक अब परेशान कर रहा है। कोविड के बाद अब प्रदेश में डेंगू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सहायता के लिए और कंट्रोल के लिए एक रूम का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो कि 24/7 कार्य करेगा। किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो टीम गठित की गई है, अर्बन में हमारी 22 टीम है और रूरल में एक 19 टीम है। वो हर महीने जाकर के वो सर्वे करती है। जो हमें मच्छर मिलता है, लार्वा मिलता है, उसको चालान काटा जाता है और संबंधित पंच, सरपंच और एमसी को उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है। हम लोग एलाइजा लगा रहे हैं डेंगू के लिए, जिसके लिए हम लोग 12 से 15 सैंपल डेली के लगा रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में सब जगह से आ रहे हैं, आसपास के सब एरिया से, CHC, PHC से। बोटी के डेंगू हो गया था और वो 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ की जो ट्रीटमेंट है डॉक्टरों की, नर्सों की बहुत ही सराहनीय है और अब मेरी लड़की की बहुत ही अच्छी हालत है और ये खुद महसूस करिए कि अब मैं कोई मेरे तकलीफ नहीं। तो उन्होंने चेकअप करवाया डेंगू का और डेंगू पॉजिटिव आया। उसके बाद हमारे को यहाँ एडमिट कर दिया गया। सुविधा जी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चेकअप हो रहा है, बिल्कुल गोली दवाई दी जा रही है और टाइम टू टाइम BP और ECG वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से, CBC, KFT, LFT सब। तो हमारे साथ अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं हिसार से, साथ ही साथ फतेहाबाद से रमेश ढाका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अनूप आपके पास आऊंगी। कोविड के बाद अब डेंगू का डंक जो है वो परेशान कर रहा है। लगातार डेंगू के जो मामले हैं वो पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं। हिसार की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ देखते हैं आप हिसार में? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि कोरोना के बाद अब डेंगू का डंक लोगों को डराने लगा है और डेंगू लगातार पांव पसारता जा रहा है। हिसार की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3 मामले सामने आए हैं। 900 के करीब यहाँ पर सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 62 जो है लोग संक्रमित मिले। उसके अभी उपचार चल रहा है, जिसमें से 13 लोग अभी भी सक्रिय हैं। सबसे बड़ी बात यह है मोनिका कि हिसार में डेंगू के कारण एक व्यक्ति की जान दी जा चुकी है। तो डेंगू को हल्के में लेना कहीं न कहीं गैर जिम्मेदारी होगी और इसको लेकर के प्रशासन तो अलर्ट है, जहाँ अलग अलग टीमें गठित कर दी गई है। नागरिक अस्पताल में एक डेंगू वार्ड बना दिया गया है। डॉक्टर सुभाष खत्रेजा जो सिविल सर्जन हिसार है, उन्होंने काफी जानकारी दी है कि किस प्रकार से डेंगू को लेकर के उनकी टीमें काम कर रही है। लेकिन साथ में मोनिका परिवार के लोग जो है वो अपनी जिम्मेवारी समझे, समाज के लोग हैं वो अपनी जिम्मेवारी समझे। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जिनकी देखरेख कर करके डेंगू से मुकाबला किया जा सकता है, डेंगू को हराया जा सकता है। जैसे अगर आपके पास में कहीं नालियों में पानी खड़ा है, सीवेज का पानी का कहीं ठहराव होता है, तो उसको निकासी का प्रबंध किया जाना चाहिए। या फिर फॉगिंग की टीम के लिए अनुमानित जो भी है आसपास के क्षेत्र में फॉगिंग करवानी चाहिए। आजकल तो सरपंच और चाहे जो हमारे जिला पार्षद हैं, ब्लॉक समिति मेंबर हैं या फिर युवा संगठन है, वो बहुत सारे प्रशासन के साथ मिलकर इस प्रकार के कार्य भी कर रहे हैं। और हिसार में अभी तक डेंगू की जो स्थिति है वो कंट्रोल में कहा जा सकता है, क्योंकि 3 नए मामले सामने आए हैं। एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, जो बड़ी दुख है। इसके साथ साथ प्रशासन काफी तैयारियों में जुटा हुआ है। मन का बिल्कुल, हमारे साथ फतेहाबाद से रमेश ढाका भी लगातार जुड़े हुए हैं। रमेश, अगर बात करें फतेहाबाद की, तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है डेंगू को लेकर? किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं? लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? तो बताना
फतेहाबाद की अगर बात की जाए, फतेहाबाद के अंदर अभी तक बिल्कुल हालात ठीक है। डेंगू का एक भी केस यहाँ पर नहीं आया है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट है। 38 बेड जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नागरिक अस्पताल में लगा दिए गए हैं। कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर जो है जारी किया गया है, जो 24 घंटे सुविधा में रहेगा। अगर कहीं भी फतेहाबाद काफी बड़ा जो जिला है, इसके अंदर अलग अलग ब्लॉकों वाइज जो है कहीं से भी कोई कॉल आती है तो जो है 01667226024 ये जो नंबर है, ये लगातार जो 24 घंटे सुविधा के अंदर है। कहीं से भी कोई भी कॉल आएगी तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और डेंगू को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है इस समय। इसके अंदर एक साथ और बताना चाहूंगा, जो बेड यहाँ पर जो लगाए गए हैं स्पेशल, वो मच्छरदानी युक्त हैं। और डेंगू के अगर कोई मरीज अगर मिलता है तो काफी ज्यादा सुरक्षा और चौकसी का साथ उसको जो रखा जाएगा, उपचार किया जाएगा। इसके साथ साथ SDH टोहाना, वरतिया, CHC जाखल, भुन्ना, बडोपल व भट्टुकला में एक वार्ड डेंगू के लिए आरक्षित किया जा चुका है। मोनिका जी बिल्कुल, अगर बात करें रमेश, यहाँ पर तमाम चीजों की शासन प्रशासन की तरफ से क्या फॉगिंग यहाँ पर करवाई गई है, या फिर देखिए साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ठहरे हुए पानी में या फिर गंदगी से जो डेंगू का लार्वा है वो पनपता है। तो यहाँ पर क्या लोग इसको लेकर जागरूक हैं? क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, सरकार की तरफ से ये अभियान भी चलाया गया था कि घर घर जाके लोगों के जो घरों में कूलर है या फिर गंदगी तो नहीं है, तमाम चीजों की चेकिंग भी की जाती थी। पानी तो कहीं पर ठहरा हुआ नहीं है, तमाम चीजों की भी चेकिंग की जाती थी। तो अभी क्या इस तरह के कोई प्रयास देखने को मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले जो हमारे जो फतेहाबाद की मिनी सेक्रेटरीट में जहां पर आला अधिकारी सभी बैठते हैं, ऊपर की बिल्डिंग में एक जगह ये टंकी के अंदर डेंगू का लार्वा मिला था काफी दिनों पहले। उसको तुरंत जो है संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं टीमें पूरी तरह जो अलर्ट है और एक अनाउंसमेंट के द्वारा उनका वाहन एक स्वास्थ्य विभाग ने लगाया है, गाँव गाँव जाकर के वो अपना जो है कर्मचारी ड्यूटी दे रहे हैं। इसके साथ साथ इस प्रकार जो है डेंगू से बचाव के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं वो भी स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है, वो बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि दरवाजे खिड़कियों के बाहर लोहे की जालियां जो लगाई होनी चाहिए, उसके अंदर से जो है मच्छर अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। और दूसरा, पूरी बाजू के कपड़े हर व्यक्ति को पहनने होंगे, क्योंकि अगर शरीर पूरा ढका होता है तो ये जो है वार नहीं कर सकता। कूलर की टंकी साफ होनी चाहिए मोनिका। इसके साथ रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें सभी लोग, क्योंकि ये सीजन है मच्छर का, इसके अंदर डेंगू काफी एक ज्यादा बड़ी ये समस्या है। हाथ पैरों पर क्रीम या किसी जो है सरसों के तेल का ऐसा कुछ मालिश करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी बातें बताई हैं। इसके लक्षण जो है बताए गए हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। डेंगू के काटने पर शरीर में ये कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सिर में तेज दर्द होना, पीठ में दर्द होना, तेज बुखार आना, मांसपेशियों हड्डियों में जोड़ों में दर्द होना, ऐसी ये कुछ त्वचा पर जो है लाल चकते हो जाते हैं, मसूड़ों पर नाक से खून बहने लगता है, ऐसे कुछ लक्षण है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने ये कुछ संकेत बताए हैं, जिसको लेकर अगर दिक्कतें आती हैं तो वो तुरंत कंट्रोल रूम में जो है फोन करके सूचना दें और स्वास्थ्य विभाग को ये जानकारी तुरंत दे, जिससे वो इस सिस्टम को काबू कर सकेंगे। जनता को सहयोग इसमें करना होगा मोनिका। बिल्कुल, जनता का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। शासन प्रशासन की तैयारी तो रहती है, लेकिन जनता का जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अनूप, जिस तरीके से रमेश ने बताया कि क्या कुछ तैयारी है, हिसार की अगर बात करते हैं तो लोग कितने सचेत नजर आ रहे हैं। देखिए, शासन प्रशासन की भले ही लाख तैयारियां हों, लेकिन जब तक जो जनता है वो अगर सचेत नहीं है, वो अगर जागरूक नहीं है, वो अगर साफ सफाई अपने आसपास नहीं रखते हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो आप क्योंकि फील्ड पर हैं, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, लोगों का सहयोग क्या मिल पा रहा है इन तमाम चीजों को लेकर? मोनिका, अगर हम आम लोगों की बात करें तो आम लोगों का एकांशा हो गया है प्रशासन को कोसना। वो छोटी छोटी बातों को लेकर भी ध्यान नहीं रखते हैं, खास करके अपने आसपास अड़ोस पड़ोस की सफाई करना, अपने मकान की खुद की सफाई करना, फ्रिज है, जैसे फ्रिज के नीचे जो पानी होता है उसको चेक करना, अगर आपके जो कूलर हैं उनकी साफ सफाई रखना, जिस प्रकार से हमारे सहयोगी रमेश जी बता रहे थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जो लोग हैं वो सोचते हैं कि ये सरपंच का काम है या जो जिला पार्षद का काम है, जो युवा संगठन जो सामाजिक कर्तव्य निभा रहे हैं उनका काम है। नहीं, ये हर व्यक्ति का काम है, हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा।
लेकिन हम ये देख सकते हैं कि हिसार जिले के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर युवा संगठन बहुत जागरूक है। उन्होंने 2-3 बार प्रशासन के सहयोग से पूरे गांव में फॉगिंग की है। इसके अलावा प्रशासन की टीमें भी काफी अलर्ट आ रही है, जिस प्रकार से फतेहाबाद में बता रहे थे। साथ ही यहाँ भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध दी जा रही है प्रशासन की ओर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए प्रशासन तैयार है, लेकिन कहीं कहीं बचाव आम व्यक्ति को करना होगा, क्योंकि जिम्मेवारी हमारी भी इतनी बनती है। अगर डेंगू होता है तो सबसे ज्यादा पहले हमारी जान का खतरा होता है, तो हम प्रशासन को दोषी न ठहराकर सबसे पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचें। यही जाकर के कहीं न कहीं डेंगू को रोकथाम करने के लिए आगामी कदम माने जा सकते हैं। अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति आप देखते हैं अनूप? अगर हिसार में अस्पतालों की हम स्थिति देखें, इस तरीके से जो वार्ड है वो तैयार किए गए हैं, मरीज अगर डेंगू के आते हैं उन्हें किस तरीके का इलाज दिया जा रहा है, क्या कुछ तमाम चीजें हैं? मोनिका, अगर पश्चिम दृष्टि से देखा जाए तो हाल फिलहाल तो प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसे जनरल वार्ड बनाए गए हैं, उसके साथ डेंगू वार्ड अलग से बनाए गए हैं जिसमें मच्छरदानी वगैरह लगाई गई है। लेकिन ये एक टेम्परेरी चीजें है, ये तब तक है जब तक आंकड़ा बढ़ता नहीं है। अब पूरे जिले में अगर 3 मामले सामने आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़कर के अगर 300 का हो जाएगा तो फिर ये महामारी का रूप ले लेता है। ऐसे में ना तो हॉस्पिटलों में किसी प्रकार की व्यवस्था मिल पाती है, क्योंकि हॉस्पिटल में 300 बेडेज ही नहीं है, उसमें अलग और बहुत सारे मरीज हैं जो सामान्य रोगों के हैं, रूटीन में आते हैं। हमने जिस प्रकार से कोरोना में देखा था कि एक आपरा ताबरी का माहौल हो गया था, अगर डेंगू के मामले भी बढ़ने लगे तो सेम ऐसी पोजीशन आ सकती है, क्योंकि इतना बड़ा रखरखाव इतने अल्टरनेट गवर्नमेंट के पास या प्रशासन के पास नहीं है कि एकदम से अगर आंकड़ों में बढ़ोतरी हो जाए तो किसी प्रकार से लोगों को एडमिट किया जाए, उनको दवाई उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि इसमें एक प्लेटलेट घटने का मामला जो सामने आता है वो भी बड़ा काफी एक पैनिक करने वाला होता है। मोनिका, की लोगों को जैसी पता चलता है कि प्लेटलेट डाउन होने लगी तो उनमें डर का माहौल बन जाता है। डॉक्टर सत्रेजा जो बता रहे थे कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, जब तक 10,000 से ऊपर प्लेटलेट रहती है तो घबराने जैसी स्थिति नहीं होती, और 10,000 से नीचे अगर प्लेटलेट चली जाती है तो जाकर के आपने कहीं के उसका एक इलाज लेना जरूरी होता है। तब तक ये शरीर की एक रूटीन प्रक्रिया है कि प्लेटलेट बढ़ जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें खुद भी खान पान से डाइट की बात की जाए, चाहे रहने सहने की बात की जाए, जिस प्रकार रमेश बता रहे जैसे कपड़े पहनने की बात हो, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान रख करके डेंगू से लड़ाई लड़ी जा सकती है और बचा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप, आपका भी, और रमेश आपका भी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी हिसार और फतेहाबाद को लेकर। तो चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। इंद्री के चौगावा गांव में सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी से नाराज ग्रामीणों और बच्चों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए यमुनानगर रोड पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना मिलने पर बीईओ राममूर्ति शर्मा ने ग्रामीणों को स्कूल में अस्थायी रूप से कुछ अध्यापकों की नियुक्ति और स्कूल में जल्द ही स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति करने का आश्वासन दिया। बीईओ के आश्वासन के बाद गांव वासियों ने जाम खोला। गांव के सरपंच देवेंद्र मढ़ान ने बताया कि पिछले काफी समय में स्कूल में अध्यापकों की कमी है और जिससे बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, और इसके बाद भी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है, जिससे कि छात्र बेहद परेशान हैं। अध्यापक की नियुक्ति न होने की वजह से अभिभावक और छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं। पटौदी खंड के गांव मऊ लोकड़ी में ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदेश सरकार को शिक्षा विरोधी बताया। गांव के स्कूलों में शिक्षकों के तबादले से परेशान ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक सत्यप्रकाश जरा होता उनके ही गांव के रहने वाले हैं और इसके बावजूद भी वो उनकी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। आपको बता दें कि लोकड़ी गांव के सरकारी स्कूल में 400 से ज्यादा छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों यहां कार्यरत सभी शिक्षकों का तबादला दूसरी जगह कर दिया। इसके बाद अब यहां केवल 3 महिला अध्यापिका ही बची हुई हैं। उनका आरोप है कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। ये है जी, हमारे स्कूल में कोई टीचर नहीं है, 1 महीना हो लिया, बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर सरकारी ये कहती है प्राइवेट स्कूल में बच्चों को मत भेजो, सरकारी में भेजेंगे जहाँ बच्चे टीचर नहीं है, बच्चे कहाँ जाएंगे? 2 साल से तो पहले ही कोरोना के अंदर
सरकार ने नाश रखा है, स्कूल बंद कर रखे थे, बच्चे कहाँ जाएंगे। तो पहले आर्मी में लगते थे, उनकी कोई पेंशन नहीं, 4 साल नौकरी करो फिर चले जाओ। हम पहले ही बहुत तंग थे कि हमारा स्कूल 12 तक नहीं हो रहा। हमारे जो बड़े बहन भाई है वो बाहर पढ़ने जाते हैं और अब हमारी 10th क्लास है, अब हमारे और टीचर्स चले गए, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो हम आगे कैसे जाएंगे। हम इसी क्लास में रह गए तो टीचर नहीं आएंगे, स्कूल में इतना ताला नहीं खुलेगा, बच्चे घर रह लेंगे, घर हम ट्यूशन वगैरह लगाते हैं पढ़ाएंगे, लेकिन तभी खुलेगा तब इसमें अध्यापक आएंगे पूरे। हिसार जिले के फरीदपुर गांव में स्कूली छात्र छात्राओं का स्कूल के सामने धरना जारी है। स्कूल के सभी शिक्षकों का तबादला होने के बाद अब स्कूल सिर्फ एक क्लर्क के सहारे चल रहा है। पूर्व विधायक नरेश सेलवाल ने स्कूली बच्चों के धरने को अपना समर्थन देते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर सरकारी स्कूल बंद करने की साजिश रच रही है। दिक्कतें तो दिए को नहीं और मारा तेरे नजरिए है। बूढ़े बुजुर्ग आदमी आपका धंधा छोड़ के महाज छोड़ के इन बच्चा ने आश्वासन दे से इन्हें लाइन में रखे है, इन्हें कुछ सुतरी शिक्षा दे से और भगवाई भी हमारा भाई सरकार है और हमारा वो के बनी जैसे वो तुमने भेजा को नहीं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।